कई बार रहस्य पर यकीन करना असली व्याख्या से आसान होता है। इसलिए जब हम बड़े बड़े पत्थर देखते हैं जो बहुत सटीक तरीके से बनाए गए लगते हैं, तो हमारे दिमाग में जल्दी से ये सवाल आता है कि उन्होंने ये कैसे किया जब उनके पास कोई आधुनिक मशीनें नहीं थीं। यहीं से एक महत्वपूर्ण बात शुरू होती है। हर अजीब पुरानी संरचना एलियंस या गुप्त तकनीक से नहीं बनी होती। कई बार इसका जवाब बहुत साधारण होता है। इसे प्राचीन लोगों ने मेहनत, योजना और आपसी सहयोग से बनाया था। हालांकि उनके पास आधुनिक उपकरण नहीं थे, वे एक लक्ष्य के लिए लगातार मेहनत कर बड़े काम कर सकते थे। इसका सबसे चर्चित उदाहरण वेस्ट जावा, इंडोनेशिया में स्थित गुनुंग पाडांग है। पहली नजर में यह सिर्फ एक बड़ी पहाड़ी लगती है जिसके ऊपर पत्थर ऊपर बिछे हुए हैं। इसे स्थानीय लोग लंबे समय से एक पवित्र स्थान मानते हैं। आधुनिक स्कैनिंग से शोधकर्ताओं के सामने सवाल आया, क्या यह सिर्फ प्राकृतिक पहाड़ी है या यहां इंसानों ने कुछ बनाया है? यहीं से विवाद शुरू हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि यह स्थल बहुत ही प्राचीन हो सकता है। यह मिस्र के पिरामिडों से भी पुराना बताया जाता है। कुछ दावे हैं कि यह 20,000 साल या उससे भी ज्यादा पुराना हो सकता है। लेकिन बहुत से पुरातत्वविद इस दावे को नहीं मानते कि गुनुंग पाडांग निश्चित रूप से 20,000 साल पुराना है। 2024 में इस दावे से जुड़ी एक विवादास्पद अध्ययन को वापस ले लिया गया, जब सबूतों और डेटा की व्याख्या करने के तरीके पर सवाल उठाए गए। इसका मतलब है, यह कहना सही नहीं होगा कि यह दुनिया का सबसे पुराना पिरामिड है। एक ज्यादा सुरक्षित और सच्चा स्पष्टीकरण यह है, गुनुंग पाडांग एक प्राचीन मेगालिथिक स्थल है जहां ज्वालामुखीय चट्टानें हैं और इंसानों ने इसे व्यवस्थित किया और पवित्र स्थल के रूप में इस्तेमाल किया था। यहां दिखने वाले कई पत्थर स्तंभाकार बेसाल्ट हैं। ये साधारण नहीं हैं। ये पत्थर लावा के ठंडा होने पर बनते हैं और लंबी कॉलम्स या प्राकृतिक खंभों जैसे नजर आते हैं। इसलिए तुरंत मत सोचें कि ये पत्थर किसी मशीन या लेजर से बने हैं। कई पत्थरों की आकृति प्रकृति ने ही बनाई है, लेकिन इंसान ने ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाकर इन्हें व्यवस्थित किया और इस्तेमाल किया ताकि उस जगह को खास बनाया जा सके। और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि भले ही ये एलियंस या खोई हुई सुपर सभ्यता का सबूत न हो, ये दिखाता है कि प्राचीन लोग भी अच्छी जगह चुनना जानते थे। उन्होंने प्राकृतिक सामग्री का इस्तेमाल किया और योजना और उद्देश्य के साथ एक पवित्र स्थान बनाया। चाहे उन्होंने आधुनिक मशीनों का इस्तेमाल नहीं किया हो, उनके पास धैर्य, ताकत, संगठन और विश्वास था। प्राचीन दुनिया में सबसे बड़ी तकनीक कई लोगों का एक साथ एक उद्देश्य के लिए काम करना था। लेकिन अगर इंडोनेशिया में एक ऐसी जगह है जहां प्राकृतिक पत्थरों का उपयोग किया गया और इंसानों ने उसे व्यवस्थित किया, तो भारत में एक ऐसी संरचना है जिसमें इंसानों के हाथों की कारीगरी और भी स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। यह कैलासा मंदिर, एलोरा गुफाएं, महाराष्ट्र है। यहां सिर्फ पत्थरों को व्यवस्थित करने की बात नहीं है। यहां एक पूरा मंदिर एक विशाल पत्थर से तराशा गया है। आमतौर पर जब हम कोई इमारत बनाते हैं तो हम नीचे से शुरू करते हैं, पहले नींव, फिर खंभे, दीवारें, फर्श और छत। लेकिन कैलासा मंदिर में सब कुछ उल्टा हुआ। इसे अलग अलग ब्लॉकों से नहीं बनाया गया। यह किसी घर की तरह परत दर परत नहीं बनाया गया। मंदिर को एक ठोस चट्टान से ऊपर से नीचे तक खोदकर और तराश कर बनाया गया है। ये ऐसे है जैसे आपने एक बड़ा पत्थर लिया हो, फिर धीरे धीरे उसमें से सारी गैर जरूरी चीजें हटा दी हों, जब तक उसके अंदर से मंदिर न निकल आए। लेकिन यहां हम छोटी मूर्ति की बात नहीं कर रहे। जो उभरा वह एक बड़ा परिसर था, जिसमें आंगन, हॉल, स्तंभ, मंदिर, सीढ़ियां, नक्काशी और मूर्तियां थीं। वहां हाथी, देवी देवता, सजावटी विवरण और बड़े हिस्से थे जो अलग अलग इमारतों जैसे लगते थे, लेकिन वे सब एक ही पत्थर का हिस्सा थे। यूनेस्को के अनुसार एलोरा गुफाएं 5वीं सदी से लेकर 12वीं सदी के बीच बनाई गई थीं। ब्राह्मणिक गुफाओं में प्रसिद्ध कैलासा मंदिर भी है, जिसे 7वीं-10वीं सदी के बीच तराशा गया था। कुछ लोग कहते हैं कि कैलासा मंदिर 18 साल में बनाया गया था, लेकिन ये निश्चित नहीं है। कुछ पुराने किस्से हैं कि इसे बहुत सारे मजदूरों, योजनाकारों, मूर्तिकारों और लगातार पत्थर तराशने से जल्दी बनाया गया था। यह कोई साधारण परियोजना नहीं थी। इसके लिए बेहतरीन योजना, धैर्य और कई लोगों की मेहनत चाहिए थी। इसकी प्रक्रिया की कल्पना करना भी कठिन है। अगर आप किसी साधारण इमारत में गलती करते हैं, तो आप एक ब्लॉक बदल सकते हैं, आप दीवार को ठीक कर सकते हैं, आप सामग्री जोड़ सकते हैं, लेकिन मोनोलिथिक मंदिर में बात अलग है।
अगर आपने पत्थर को ज्यादा काट दिया तो उसे वापस नहीं ला सकते। अगर स्तंभ का माप गलत हो तो आप इसे लकड़ी या खोखले ब्लॉक की तरह नहीं बदल सकते। हर कट, हर गहराई, हर किनारा और हर डिटेल की पूरी प्लानिंग होनी चाहिए। यही वजह है कि कैलासा मंदिर इतना जबरदस्त है। यह नामुमकिन नहीं, मुमकिन है, लेकिन करना बेहद मुश्किल है। यही इसकी सबसे बड़ी खासियत है। प्राचीन लोगों को अद्भुत दिखाने के लिए हमें उन्हें मिथकीय बनाने की जरूरत नहीं है। हमें उनकी कहानियों में एलियंस जोड़ने की जरूरत नहीं है ताकि हम हैरान हो जाएं। इतना ही काफी है कि हम देखें कि उस समय के लोग भी बड़ी सोच रखते थे। उन्होंने ऐसी चीजें बनाई जो टिकाऊ थीं। भले ही उन्हें बनाने में समय लगा, लेकिन वो बिल्कुल सटीक थीं। और उन्होंने अपने से भी बड़ी किसी चीज के लिए कई साल समर्पित कर दिए। गुनुंग पदांग में इंसान ने प्राकृतिक पत्थरों व पवित्र स्थानों का उपयोग कैसे किया, देखा जा सकता है। कैलासा मंदिर में हम देख सकते हैं कि कैसे एक पूरा पहाड़ वास्तुकला में बदल सकता है। दोनों जगहें अलग हैं, लेकिन सीख एक ही है। अब हम फिर कैलासा मंदिर पर लौटते हैं। अगर कैलासा मंदिर से निकाले गए पत्थरों की मात्रा को निर्माण के वर्षों में बांट दें, तो साफ है कि उनका रोज का काम बहुत भारी था। हर दिन उन्हें पहाड़ से बड़े-बड़े पत्थर निकालने, तोड़ने और बाहर ले जाने होते थे। ये कोई छोटा काम नहीं था। इसके लिए बहुत सारे लोगों, एक स्पष्ट योजना और लगातार मेहनत की जरूरत थी। यहीं से अक्सर अटकलें शुरू होती हैं। कुछ लोग मानते हैं कि यह साधारण औजारों से संभव नहीं था, जबकि कुछ इसे प्राचीन खोई तकनीक मानते हैं। कुछ लोग मानते हैं कि लेजर, ध्वनि तरंगे या मशीनों का उपयोग हुआ था, लेकिन ध्यान से देखने पर ऐसी व्याख्या जरूरी नहीं लगती। सबसे सटीक जवाब है संगठन। मंदिर को ऊपर से नीचे की ओर तराशा गया था। इसका मतलब है कि मजदूरों को बड़े-बड़े पत्थरों को ऊपर उठाने की जरूरत नहीं थी। जब वे ऊपर से पत्थर को काट रहे थे, तो जो टुकड़े हटाए जाते थे, उन्हें गुरुत्वाकर्षण की मदद से नीचे गिराया या हटाया जा सकता था। यह ज्यादा व्यवहारिक था, बजाय इसके कि पत्थर को उठाया जाए, जैसा कि दूसरी बड़ी निर्माण परियोजनाओं में किया जाता है। प्राचीन कारीगरों ने भी विभिन्न औजारों, वेजेस, हथौड़े, छेनी और अन्य तरीकों का इस्तेमाल पत्थर को काटने के लिए किया। उस समय एक तकनीक भी थी जिसमें पत्थर में छेद किया जाता था, उसमें लकड़ी डाली जाती थी और फिर उसे पानी से भिगोया जाता था। और जब लकड़ी फूल जाती थी तो दबाव बढ़ जाता था और पत्थर मनचाही दिशा में टूट सकता था। सुनने में आसान लगता है, लेकिन यह बहुत प्रभावी था। इसका मतलब यह नहीं कि यह आसान था, यह अब भी बहुत मुश्किल था। इसके लिए बहुत सारे लोगों की जरूरत होती थी, एक स्पष्ट योजना चाहिए थी और लगातार लंबे समय तक काम करना पड़ता था। इसलिए मंदिर का रहस्य या अजनबीपन बनाना जरूरी नहीं है ताकि वो अद्भुत लगे। यहाँ शिक्षा और भी स्पष्ट है। कई बार प्राचीन काल की असली उन्नत तकनीक कोई मशीन नहीं थी, बल्कि अनुशासन, धैर्य और बहुत सारे लोगों की वह क्षमता थी कि वे एक शरीर की तरह एक साथ काम कर सकें। इसके बावजूद एक जगह है जिसे आंकना और भी मुश्किल है, क्योंकि वो ना तो पहाड़ पर है और ना ही रेगिस्तान में। वो समुद्र के नीचे है। ये जापान का योनागुनी स्मारक है। 1986 में एक डाइविंग इंस्ट्रक्टर किहाचिरो अराता ने योनागुनी द्वीप के पास एक अजीब चट्टान संरचना देखी थी। पानी के नीचे वह बड़ी-बड़ी सपाट चट्टानें हैं जो सीढ़ियों और सीढ़ीनुमा चौतरों जैसी लगती हैं, और बड़े-बड़े किनारे हैं जो बहुत सीधे दिखाई देते हैं। इसके रूप के कारण यह विचार फैला कि शायद यह डूबी हुई प्राचीन नगरी है। कुछ ने कहा कि यह जापान का अटलांटिस हो सकता है। यह सुनना बहुत रोचक है, खासकर क्योंकि यह समुद्र के नीचे है। जब कोई बड़ा ढांचा सीढ़ियों जैसा दिखता है, तो लगता है कि इंसानों ने बनाया है। हमें इस व्याख्या से सावधान रहना चाहिए, क्योंकि योनागुनी स्मारक के इंसानों द्वारा बनने की पुष्टि नहीं हुई है। कई भूवैज्ञानिक मानते हैं कि यह एक प्राकृतिक चट्टान संरचना है। उस जगह की चट्टानें प्राकृतिक परतों, दरारों, भूकंप गतिविधि और पानी की हलचल के कारण सीधी रेखा में टूट सकती हैं। इसका मतलब है कि गोताखोरों द्वारा देखी गई सीढ़ियां चट्टान के प्राकृतिक टूटने का नतीजा हो सकती हैं, न कि प्राचीन निर्माताओं का काम। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसमें दिलचस्पी नहीं है। अधिकांश संरचनाएं प्राकृतिक हैं, लेकिन संभव है कि प्राचीन समय में लोग इसे मछली पकड़ने या पवित्र स्थल के रूप में इस्तेमाल करते रहे हों, खासकर अगर इसका कोई हिस्सा उथले पानी में था। पर यह अलग विषय है। प्राकृतिक जगह का इंसानों द्वारा उपयोग पूरी पानी के नीचे की सिटी बनाने जैसा नहीं है, इसलिए ऐसा कहना अधिक ठीक है। योनागुनी स्मारक एक रहस्यमय पानी के नीचे चट्टान संरचना है जिस पर बहस जारी है।
कुछ लोग इसे इंसानी बदलाव मानते हैं। अधिकांश वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक भूविज्ञान से जोड़ते हैं, जिसे कभी-कभी स्वीकारना कठिन होता है। जब पत्थर की आकृति सुंदर होती है, तो लगता है इसके पीछे कोई बड़ा रहस्य छुपा है। प्रकृति भी ऐसी आकृतियां बना सकती है जो मानव निर्मित लगती हैं। जापान के समुद्र के नीचे से अब हम एक ऐसी जगह चलते हैं जो जमीन के नीचे है। ये है डेरिनकुयू, भूमिगत शहर, कप्पाडोसिया, तुर्की में। इसकी कहानी किसी फिल्म की शुरुआत जैसी है। 1963 में तुर्की में एक आदमी अपने घर की मरम्मत कर रहा था। जब वो रेनोवेशन कर रहा था तो उसे दीवार के पीछे एक रास्ता मिला। वो कोई साधारण छेद नहीं था, ये एक बड़ी अंडरग्राउंड सिटी का प्रवेश द्वार था। जमीन के नीचे सुरंगें, कमरे, वेंटिलेशन शाफ्ट, स्टोरेज रूम, जानवरों के लिए जगह, चर्च और ऐसे रास्ते थे जिन्हें बड़े पत्थर के दरवाजों से बंद किया जा सकता था। डेरिंक्यू लगभग 85 मीटर गहरा है। कहा जाता है कि ये लगभग 20,000 लोगों, उनके खाने और जानवरों को छुपाने के लिए काफी है, खासकर खतरे के समय। यहीं पर फिर से अटकलें शुरू हो जाती हैं। कुछ लोगों का कहना है कि शायद ये प्राचीन परमाणु युद्ध के खिलाफ एक बंकर था। कुछ का कहना है कि शायद इसे एलियन से छुपने के लिए बनाया गया था। कुछ लोग इसे प्राचीन आपदा से जोड़ते हैं, लेकिन इसकी जरूरत नहीं है। बात साफ है। कैपाडोसिया में भूमिगत शहर इसलिए हैं क्योंकि यहां मुलायम ज्वालामुखीय चट्टानें हैं, जिन्हें कठोर पत्थरों की तुलना में खोदना आसान है। लेकिन जब इसे खोद लिया जाता है और सतह खुली रहने पर यह सख्त हो जाती है, तो यह मजबूत दीवार बन सकती है। इसलिए यह जगह भूमिगत आश्रय बनाने के लिए एकदम उपयुक्त है। और प्राचीन समय में लोगों के छुपने के कई कारण थे। आक्रमण होते थे, छापे पड़ते थे, धार्मिक उत्पीड़न का समय था। कुछ समूहों को अपने परिवार, खाना, जानवर और समुदाय की रक्षा करनी पड़ती थी। इसलिए डेरिनकुयू सिर्फ एक भूमिगत शहर नहीं था जहां लोग अलग तरह से रहते थे। इसे एक बड़ी शरण व्यवस्था के रूप में सोचना ज्यादा सही है। जब सतह पर कोई खतरा होता था, लोग नीचे उतर सकते थे। वे भारी पत्थर के दरवाजे बंद कर देते थे। वेंटिलेशन शाफ्ट से हवा आती थी, पानी होता था, खाने का भंडारण होता था, जानवरों के लिए जगह होती थी। यह जगह आम घर की तरह आरामदायक नहीं थी, बल्कि सतह पर बचना मुश्किल होने पर लोगों के सुरक्षित रहने के लिए बनाई गई थी। फिर भी डेरिनकुयू के कुछ हिस्से साफ तौर पर सुरक्षा के लिए बनाए गए थे। ये सिर्फ साधारण भूमिगत कमरे नहीं थे। यहां संकरे रास्ते हैं जहां एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता है। गोल पत्थर के दरवाजे हैं जिन्हें घुमाकर बंद किया जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, कई दरवाजे ऐसे हैं जिन्हें अंदर से बंद किया जा सकता है। इसका मतलब अगर बाहर दुश्मन हैं तो उनके लिए अंदर आना बहुत मुश्किल होगा। यहीं पर सवाल आता है, ये लोग किससे छुप रहे थे? कुछ अजीब सिद्धांत भी हैं। कुछ लोग मानते हैं कि ये प्राचीन आपदा, एलियंस या अनजाने खतरे के लिए था, लेकिन इतिहास की व्याख्या साफ है। कैपाडोसिया लंबे समय से अशांति, युद्ध और आक्रमण का रास्ता रहा है। अलग अलग समय में कई समूहों और समुदायों को जिंदा रहने के लिए छुपना पड़ा। इसलिए डेरिंकुयू कोई एलियंस के लिए रहस्यमय बंकर नहीं है। इसे ज्यादा सही तरीके से एक सर्वाइवल शेल्टर के रूप में सोचना चाहिए। जब कोई खतरा वाला होता तो लोग जमीन के नीचे उतर सकते थे। वे अपने साथ खाना, पानी, सामान और जानवर भी ले जा सकते थे। वे रास्तों को भारी पत्थर के दरवाजों से बंद कर सकते थे। ऊपर से दुश्मन को लग सकता था कि वहां कोई नहीं है, लेकिन नीचे जिंदगी छुपी हुई थी। वेंटिलेशन शाफ्ट से हवा आती थी, लोगों के लिए कमरे थे, खाने के लिए जगह थी, भूमिगत शहर के दूसरे हिस्सों में जाने के लिए रास्ते भी थे। बात सीधी है, इसे दिखावे के लिए नहीं बनाया गया था। इसे इसलिए बनाया गया था ताकि जब ऊपर खतरा हो तो वे मरे नहीं। डेरिंकुयू की कहानी को यही बात खास बनाती है। ये जादू नहीं, बल्कि डर, समझदारी और जीने की चाह से जुड़ी है। जहां डेरिंकुयू जमीन के नीचे बसा था, वहीं नानमाडोल, पोहनपेई, माइक्रोनेशिया में पानी के ऊपर बनाई गई एक प्राचीन जगह है। पहली नजर में लगता है कि ये वहां नहीं होना चाहिए था। ये कोई आम गांव या साधारण समुद्र किनारे का घर नहीं है। नानमाडोल एक बड़ा परिसर है जिसमें इंसानों द्वारा बनाए गए कई कृत्रिम द्वीप शामिल हैं। इन सभी को नहरों के जरिए जोड़ा गया है, इसलिए दीवारों और संरचनाओं के बीच में पानी के रास्ते बने हुए हैं। यूनेस्को के अनुसार नानमाडोल पोनपेई के तट के पास 100 से अधिक द्वीपों से बना है।
इसकी दीवारें बेसाल्ट और कोरल के बड़े पत्थरों से बनी हुई हैं। यह पत्थर के महलों, मंदिरों, समाधियों और आवासों के अवशेष साउडेलियोर वंश से जुड़े हैं। इसे ऐसे समझना आसान है जैसे उन्होंने पानी के ऊपर अपनी खुद की एक छोटी सी सिटी बना ली हो, लेकिन ये सिर्फ लकड़ी से नहीं बनी थी। उन्होंने भारी बेसाल्ट पत्थरों का उपयोग किया। कुछ पत्थर खंभों जैसे दिखते हैं, लेकिन वे पत्थर के ही बने हैं, इसलिए इन्हें बेसाल्ट लट्ठे भी कहते हैं। यहीं बड़ा सवाल उठता है कि उन्होंने इतने भारी पत्थर वहां कैसे पहुंचाए, जबकि उनके पास न क्रेन थी, न ट्रक, न कंक्रीट मिक्सर। उनके पास आज जैसी धातु की मशीनें नहीं थीं। इसलिए वहां की कुछ कहानियां कहती हैं कि पत्थरों को जादू से उड़ाया गया था। दो भाइयों की कहानी है जिनके पास शक्तियां थीं, और कहा जाता है कि उन्होंने नानमाडोल को अनोखे तरीके से बनाया। यह कहानी संस्कृति का सुंदर हिस्सा है, लेकिन इसे प्रमाणित इतिहास नहीं मानना चाहिए। शोधकर्ताओं की व्याख्या ज्यादा सरल है। द्वीप पर जमीन के रास्ते पत्थर ले जाना मुश्किल है, खासकर झाड़ियां, कीचड़ और रास्ता न होने पर। इसलिए पानी का इस्तेमाल बेहतर है। संभव है कि पत्थरों को बेड़े, लट्ठों, डोंगियों या समुद्र लैगून में अन्य तरीकों से लाया गया हो। भारी चीज पानी में हिलाना जमीन पर खींचने से आसान है, लेकिन पत्थर हल्का नहीं होता, वो फिर भी भारी रहता है। लेकिन इसे ले जाने के लिए और भी तरीके होते हैं। जब ये जगह पर पहुंच जाते हैं तो पत्थरों को धीरे धीरे जमाया जा सकता है, एक के ऊपर एक रखा जा सकता है और दीवार बनाई जा सकती है। ये एक दिन में नहीं हुआ। इसके लिए बहुत सारे लोगों, लंबे समय और जबरदस्त योजना की जरूरत होती है। इसलिए नानमडोल कोई इत्तेफाक नहीं है। इसे किसी जादुई शहर की तरह नहीं समझना चाहिए। अगर इसे इंसानों की असली मेहनत के रूप में देखा जाए तो ये और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। यह दिखाता है कि उस समय पोम्पेई के लोग लॉजिस्टिक्स में माहिर थे। उन्हें पता था पत्थर कहां से लाएं, पानी को रास्ते के रूप में कैसे इस्तेमाल करें और मुश्किल जगह पर कैसे निर्माण करें। लेकिन उन्होंने ऐसा क्यों किया? वे सिर्फ सुंदर जगह नहीं बनाना चाहते थे। नानमाडोल साउडेलुर राजवंश का राजनीतिक और अनुष्ठानिक केंद्र था। इसका मतलब है कि यहीं पर सत्ता, अनुष्ठान, कब्र और महत्वपूर्ण लोगों का निवास केंद्रित था। यह ऐसा स्थान था जो दर्शाता था कि शासक यहीं रहते हैं, यहीं पर अनुष्ठान किए जाते थे। यह दिखता है कि सत्ता किसके पास है। नानमाडोल में हम सिर्फ पत्थर नहीं, बल्कि समाज की व्यवस्था भी देखते हैं। यहाँ नेता हैं, मजदूर हैं, नियम हैं, धर्म है, डर है, सम्मान है, नियंत्रण है। और यहीं पर कहानी और भी गंभीर हो जाती है। एक बड़ा ढांचा सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं दिखाता, ये भी दिखाता है कि पूरी कम्युनिटी कैसे चलती है। कुछ लोग हैं जिन्होंने आदेश दिए, कुछ लोग हैं जिन्होंने पालन किया, और कुछ लोग हैं जिन्होंने मेहनत की। और एक वजह है कि उन्होंने वो कठिनाई क्यों स्वीकार की। इसलिए जब कोई कहता है कि ये एलियंस के बिना असंभव है, तो ऐसा लगता है जैसे वे उन लोगों को कम आंक रहे हैं जिन्होंने इसे सच में बनाया था। क्योंकि सच तो ये है कि नानमाडोल को समझाने के लिए एलियंस की जरूरत नहीं है। हमें बस 3 चीजें समझनी हैं: पानी, पत्थर और संगठन। उन्होंने भारी पत्थरों को स्थानांतरित करने के लिए पानी का इस्तेमाल किया। उन्होंने मजबूत दीवारें बनाने के लिए बेसाल्ट का इस्तेमाल किया। उन्होंने पूरी समुदाय की ताकत का इस्तेमाल किया ताकि वे वो कर सकें जो अकेला इंसान नहीं कर सकता। डेरेनकुयू में लोगों ने छुपने और जीवित रहने के लिए जमीन के नीचे एक शहर बनाया। नानमाडोल में लोगों ने पानी के ऊपर एक शहर बनाया, ताकत और आस्था दिखाने के लिए। जगह अलग थी, वजह अलग थी, लेकिन सीख एक जैसी थी। खतरे के समय इंसान जीने का रास्ता ढूंढ लेता है। हम लौट आते हैं। नानमाडोल में सिर्फ पत्थरों की खूबसूरती जरूरी नहीं, इन सवालों का महत्व ज्यादा है। उन्होंने ऐसा जगह क्यों बनाई जहां रहना इतना मुश्किल था? ये पानी के ऊपर है। यहां खेती के लिए चौड़ी जमीन नहीं है, ताजा पानी आसानी से नहीं मिलता, कई चीजें नाव से लानी होती हैं। इसलिए वहां रहने वालों को बाहरी सप्लाई पर निर्भर रहना पड़ता है। यही नानमाडोल का असली मकसद दिखता है। यह सिर्फ शहर या रस्मों की जगह नहीं, बल्कि ताकत का केंद्र भी है। यूनेस्को के अनुसार नानमाडोल साउदेलियोर राजवंश का अनुष्ठानिक केंद्र था। यहां महल, कब्रें, मंदिर और प्रमुख लोगों के आवास थे, जिससे पता चलता था कि नियंत्रण किसके पास है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि शासकों और अभिजात वर्ग को सत्ता के केंद्र के पास ही रखा या बसाया गया था।
इस तरह उन पर बेहतर निगरानी रखी जा सकती थी। ये पता करना आसान है कि कौन वफादार है और कौन विरोधी। विचार सीधा है। जब कोई व्यक्ति अपने स्थान से दूर होता है और भोजन, पानी व अधिकारियों पर निर्भर होता है, तो उसे नियंत्रित करना आसान होता है। इसलिए नान नन्मदुल सिर्फ इंजीनियरिंग का चमत्कार नहीं, बल्कि यह दिखाता है कि वास्तुकला का राजनीति में भी उपयोग हो सकता है। पत्थर सिर्फ दीवार नहीं होता, ये शक्ति का प्रतीक भी हो सकता है। लेकिन मिस्र में एक ऐसी जगह है जहां रहस्य का भार अलग ही है। ये पानी के ऊपर नहीं है, ये जमीन के नीचे है। ये है साक्कारा का सेराफियम। अधिकतर लोग पिरामिड्स और स्फिंक्स जानते हैं, लेकिन साक्कारा में एक भूमिगत परिसर है जिसमें बड़े पत्थर के सर्कोफेगस हैं। मिस्र की आधिकारिक पर्यटन और पुराविशेष जानकारी के अनुसार सेराफियम पवित्र एपिस बैलों की कब्र है। प्राचीन मिस्रवासियों के लिए एपिस बैल साधारण जानवर नहीं, बल्कि सिता, भगवान से जुड़ा पवित्र प्राणी था। जब कोई पवित्र बैल मर जाता था तो उसे विशेष रूप से दफनाया जाता था। इसलिए उन्होंने भूमिगत गलियारे और बड़े पत्थर के ताबूत बनाए। यहीं से सेराफियम चौंकाने वाला बन जाता है। वहां के सर्कोफेगस छोटे नहीं हैं, ये बड़े होते हैं और कठोर पत्थर जैसे ग्रेनाइट, बेसाल्ट या अन्य भारी पत्थरों से बने होते हैं। कुछ का वजन ढक्कन सहित कई टन तक पहुंच जाता है। इन्हें देखकर स्वाभाविक सवाल उठता है, इन्हें कैसे बनाया और भूमिगत सुरंगों में कैसे डाला? अगर उनके पास आधुनिक क्रेन नहीं थीं, तो उन्होंने इन्हें कैसे सही जगह रखा? इसी कारण कई अजीब सिद्धांत फैले हैं। कुछ कहते हैं कि ये बैलों के लिए नहीं थे। कुछ लोग कहते हैं कि शायद ये कोई प्राचीन मशीन है। कुछ का मानना है कि शायद इसमें कोई ऊर्जा प्रणाली, बैटरी या ऐसी तकनीक थी जिसके बारे में हम आज नहीं जानते। लेकिन हमारे पास ये कहने का ठोस सबूत नहीं है। इसका स्पष्ट जवाब पुरातत्व से मिलता है। सेरापियम एक दफनाने की जगह है। प्राचीन मिस्र की धार्मिक परंपराओं में इसका उपयोग होता था। शिलालेख, अभिलेख व पुरातात्विक संदर्भ एपीज बुलकल्ट की ओर संकेत करते हैं। यह कहना सही नहीं कि यह प्राचीन मशीन साबित हो गई है। अगर यह सच में दफनाने की जगह है, तो यह और भी खास है। इसका मतलब है कि वे अपनी आस्था के लिए कठिन काम करने को तैयार थे। यह तकनीकी प्रयोग के कारण नहीं था, यह धर्म, शक्ति और पवित्र जानवर के सम्मान के कारण है। लेकिन जवाब आसान नहीं। कई सवाल अब भी बाकी हैं। उन्होंने इतने कठोर पत्थरों को कैसे चिकना और अंदर बाहर इतनी अच्छी तरह तराशा? उन्होंने भारी सर्कोफेगस को सकरे रास्तों के अंदर कैसे पहुंचाया? यहीं पर एक और व्यवहारिक व्याख्या सामने आती है। प्राचीन मिस्री लोग पत्थर के काम में माहिर थे। वे तांबे व पत्थर के औजार, रेत जैसे घर्षक और कड़ी मेहनत का उपयोग करते थे। जब रेत या क्वार्ट्ज रेत को घर्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, तो यह बार बार की प्रक्रिया में कठोर पत्थर को घिस सकती है। यह प्रक्रिया बहुत धीमी होती है, बेहद धीमी, लेकिन असंभव नहीं। इसके लिए सिर्फ बहुत समय, बहुत से मजदूर और स्पष्ट योजना चाहिए। इसे समझने के लिए सैंडपेपर का उदाहरण लें, जो देखने में मजबूत नहीं लगता। बार बार रगड़ने से यह लकड़ी या धातु को धीरे धीरे चिकना करता है। यही सिद्धांत पत्थर पर भी लागू होता है। यह तेज कट नहीं है, बल्कि बार बार रगड़ना, धार देना, प्रहार करना और पॉलिश करना होता है। भारी पत्थर एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए मिस्रवासी घसीटने वाले तख्ते, लुढ़काने वाले लट्ठे, ढलाने, रस्सियां, लकड़ी के सहारे और कई लोगों द्वारा नियंत्रित ढंग से खींचने की विधि अपनाते थे। प्राचीन मिस्र में भारी चीजों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए ऐसे तरीकों का इस्तेमाल होता था और इसके प्रमाण भी हैं। यह आसान नहीं था, लेकिन इसमें एक व्यवस्था थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि सेरापियम को अद्भुत बनाने के लिए लेजर की जरूरत नहीं है। यह और भी ज्यादा अद्भुत है, क्योंकि उन्होंने इतना कठिन काम साधारण औजारों से किया, लेकिन उन्हें बहुत समझदारी से इस्तेमाल किया। यहीं वे सभी जगहें मिलती हैं जिन्हें हमने देखा है। गुनोंग पदांग में देखा कि रहस्य की शुरुआत प्राकृतिक पत्थर से होती है, जिसे इंसानों ने व्यवस्थित किया। कैलासा मंदिर में हमने देखा कि इंसान पूरे मंदिर को पत्थर से तराश सकता है, अगर उसके पास सही योजना और धैर्य हो। योनागुनी में हमने देखा कि हर सीढ़ी जैसा दिखने वाला ढांचा इंसानों का बनाया हुआ नहीं होता। कई बार प्रकृति ऐसे आकार बनाती है जो आंखों को भ्रमित कर देते हैं। डेरिंग कुइयो में दिखा कि सतह पर खतरा होने पर इंसान जमीन के नीचे सुरक्षित दुनिया बना सकता है। नान मडोल में हमने देखा कि पानी, पत्थर और संगठन मिलकर
शक्ति का एक केंद्र बना सकते हैं। और सेरापियम में हमने देखा कि इंसान का विश्वास उन्हें ऐसी चीजें करने के लिए प्रेरित कर सकता है जो बहुत भारी, बहुत कठिन और बहुत समय लेने वाली हों। इसलिए यही बात याद रखनी चाहिए, प्राचीन लोगों को कमजोर या आदिम दिखाना जरूरी नहीं है। उनके पास इंटरनेट, बिजली से चलने वाले औजार, ट्रक या क्रेनें नहीं थीं, जो आज हमारे पास हैं। लेकिन उनके पास समय था, उनके पास मजदूर थे, उनके पास नेता थे, उनके पास विश्वास था और उनके पास कोई कारण था कि वे कोई चीज पूरी करें, चाहे उसमें कई साल लग जाएं। इसलिए जब हम कोई प्राचीन संरचना देखते हैं जो असंभव सी लगती है, तो तुरंत एलियंस या जादू पर मत जाएं। बेहतर है कि सबसे आसान सवाल से शुरू करें। उनके पास उस समय क्या था जो आज हमारे पास अक्सर नहीं होता? धैर्य, अनुशासन, सहयोग और स्पष्ट उद्देश्य। क्योंकि कभी-कभी प्राचीन दुनिया का सबसे बड़ा रहस्य कोई खोई हुई मशीन नहीं होती, बल्कि इंसान की वह क्षमता होती है कि वह लंबे समय तक उस चीज के लिए काम कर सके जिसमें वह खुद से भी बड़ा मानता है। और शायद यही वजह है कि आज तक ये पत्थर अभी भी खड़े हैं। ये सिर्फ अतीत को दिखाने के लिए नहीं, बल्कि ये याद दिलाने के लिए है कि इंसान हार न माने तो कितनी दूर जा सकता है।